अब गाइस प्लीज़ ये चैप्टर के रिविजन पे ध्यान देना। चैप्टर वैसे सिंपल सा है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ महाराजा वगैरह या कुछ साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ा था, जैसे महर्षि कन्नड़। ये बंदा इंडियन फिलोसोफर था जिसका ये बोलना था, अगर हम लोग एक पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक लेवल पे पहुंचेंगे जहाँ पे उसे फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। ये जो सबसे छोटा लेवल आ जाएगा उसे ये परमाणु बोल रहा था। इसी चीज को डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस ने इंग्लिश में बोला था, ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दिस विल बी कॉल्ड एज एटम्स। एटम्स का मतलब ही क्या हो जाता है बेटा? इनडिविजिबल। ये फुद्दू सी बातें हम लोगों ने की हुई थी पहले। उसके बाद में पकुदा कतियामा का क्या बोलना था, अगर मैं देखूंगा तो कोई भी पार्टिकल जो है उसको जोड़ जोड़ कर जो मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं उससे मेरा एक मैटर या अलग फॉर्म ऑफ मैटर बनता है। नॉट समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ पे एंटोनी लेवोइसियर एंड जोसेफ प्राउस्ट इन लोगों ने अपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बनाया था। क्या बनाया था इन लोगों ने? अपना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर उन्होंने दो लॉज दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता था? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर A प्लस बी हमने रिएक्ट करके C प्लस D प्लस E भी कर लिया, ये था 18 ग्राम, ये था 7 ग्राम, ये हो गया 4 ग्राम, ये हो गया 15 ग्राम। ठीक है, तो ये प्लस ये इक्वल टू ये प्लस E वाला होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा? वो 6 ग्राम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ा था। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? अगर दो प्योर सब्सटेंसेस है, सेम है, इसके कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, मतलब मेरा भी वाटर आपका भी वाटर, प्योर वाटर मतलब H2O, ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपने कोई और सोर्स से बना के लाया है, मैंने कोई और सोर्स से, मतलब क्या? मान लो आप एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर वाला वाटर लेके आए हो, मैं कहीं और का बिल्कुल ये डिस्टिल्ड वाटर लेके आया हूँ। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो उनका रेशियो बाय मास फिक्स रहेगा। यहाँ पे 1:8 होता है। ये हमने निकालना भी सीखा था, वापस से देखने वाले हम लोग। वैसे अगर आप लोग अमोनिया लोगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन उसका रेशियो बाय मास 14:3 रहेगा। यही अगर आप लोग मान लो एक और क्या कार्बन डाइऑक्साइड का देखे थे हम लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो वो हो जाएगा 12:32, यानी कि 3:8 रेशियो में रहेगा। ये ठीक है। अब अगर मान लो ये रेशियो पता है मुझे, अब ऐसा हुआ है कि मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से वाटर मिलता है, ये रिएक्शन लिखा, तो मुझे बेसिकली 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, तो 9 ग्राम ऑफ वाटर बन जाएगा मेरा। अगर गलती से ये हो गया कि मेरे पास में 5 ग्राम इसका था, कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए था मुझे? 40 चाहिए था 5 ग्राम के लिए, 1:8 रेशियो में अगर है तो। उस जगह पे गलती से 50 ग्राम रहा, तो इससे 55 ग्राम ऑफ वाटर नहीं बनने वाला है। ये पूरा का पूरा 5 ग्राम यूज हो जाएगा, यहाँ का 40 ग्राम यूज होगा, बचा हुआ 10 ग्राम यूज ही नहीं होगा। ये दोनों मिला के आपका 45 ग्राम वाटर बना लेंगे, और ये अनयूज वैसा का वैसा 10 ग्राम रह जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 55 ग्राम, राइट हैंड साइड में भी, हाँ तो 55 ग्राम ही रहा है, प्रॉब्लम वो नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ तक है, ठीक है? हाँ गाइस, ये मेरे 50 ग्राम है, सॉरी, ठीक है ना? हाँ बच्चे, नहीं नहीं, ये अगर 5 ग्राम दिया और ये 40 ग्राम दिया हुआ है अगर, तो 45 ग्राम बन जाएगा। बट 40 ग्राम से एक्स्ट्रा, मतलब मान लो 50 ग्राम जो दिया हुआ था, तो 10 ग्राम जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो कंज्यूम नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रह जाएगा। नहीं, गलत है, बनेगा ही, पक्का बनेगा, भगवान की कसम बनेगा, तेरी मैडम बोलना। वो एक्स्ट्रा जो है वो वैसा का वैसा रह जाएगा, वो हाइड्रोजन जैसे तेरा रिएक्शन, तब ये प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा का था वो वैसा का वैसा रह जाएगा। ठीक है, समझा ये चीज़? अब देखो गाइस, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन हो गया। अब इसके बाद में डाल्टन बाबा आए थे। डाल्टन बाबा ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स बताए थे। बेटा ये पोस्टुलेट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये रट लेना, और हो तो वर्ड टू वर्ड रट लेना। पहला पोस्टुलेट क्या था? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स।
ये तो सही था। फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। प्रॉब्लम ये इनडिविजिबल पार्टिकल के कारण आ गया, क्योंकि उसमें ये गलत हो गया। एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन में देखने वाला है। व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसके बारे में और ज़्यादा भी फोर्थ चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इस कारण से हमें समझ में आ गया, अरे हाँ ये सही बात है, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू हो रहा था। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्यों, ये ध्यान रख लो आप लोग। थर्ड क्या था, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मास। तो ये अपना फॉल्स हो गया था। क्यों? अपन नेक्स्ट चैप्टर के इसमें देखने वाले, देयर समथिंग कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लोरीन दो अलग अलग मास दे सकती है, 35 भी 37 भी, इन्हें आइसोटोप्स बोला जाता था। नेक्स्ट क्या था, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर एक अपना क्या बोलते हैं आर्गन एक कैल्शियम है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होनी चाहिए, मासेस भी अलग होने चाहिए। तो नहीं, ये भी फॉल्स हो गया था। आर्गन और कैल्शियम के दोनों के मास सेम थे। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? आइसोबार्स बोलते हैं। तो देखा जाए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबके साथ फेल हो गए थे अपने। फिफ्थ, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका बहुत बहुत स्ट्रेस मतलब हम लोग, ये है तो है। नेक्स्ट क्या था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब समझाता हूँ। मेरा वाटर कोई भी सोर्स है, आपका वाटर कोई भी सोर्स है, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहने वाला है, और दोनों के अंदर रेशियो 2 हाइड्रोजन टू 1 ऑक्सीजन ही रहने वाला है, और मास का रेशियो 1:8 ही रहने वाला है। तो ये आप लोगों को लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। यहाँ तक है, ठीक है? किसी को भी कोई इशू इस चीज़ों में? ये आप लोगों को जो ड्रॉबैक्स है वो तो मैंने बताते समय बता दिया, आइसोटोप, आइसोबार और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। गुड इनफ है यहाँ तक के। नेक्स्ट, एटम्स का आपको डेफिनेशन के पहले उसने एटम्स का एक समझाने के लिए बताया था। एक सेकंड इससे वो बाहर जाके लाउड स्पीकर बात करने लगा। एटम्स को आपको समझाने के लिए मैंने बुक में आपको बताया था कि एक बिल्डिंग इज डिवाइडेड इनटू फ्लोर्स इनटू रूम्स इनटू वॉल्स इनटू ब्रिक्स को तोड़ा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको फर्दर का बिल्कुल फाइनेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। तो वैसे अगर देखा जाए तुम्हारा पूरा जो बिल्डिंग है वो फाइनेस्ट ऑफ पार्टिकल से बना है, तो वैसे हर एक मैटर आपका एटम से बना हुआ है, जोड़ जोड़ के। तो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स, yes I can divide atom further into divisible particles and at electron, proton, neutron, but पूरा definition सुनो। smallest indivisible particles which can कहाँ गया, हाँ, the smallest indivisible particles that retain their chemical identity throughout all physical या chemical change। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत स्ट्रेस मतलब भी के लिए एक्सेप्ट कर लो उसका डेफिनेशन जो है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज बेटा, एटम्स बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं बेटा? उनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर्स में रहता है। 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। यहाँ तक है, ठीक है? या ये तो फुद्दू बातें थी। फिर हम लोगों ने एलिमेंट्स के सिंबल देखे थे। ये सिंबल्स जो थे बर्जिलियस ने दिए थे। एक बार के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग गो थ्रू कर लो सिंबल्स क्या दिए गए हैं, किसके क्या है। -9, हाँ अच्छा 1 मीटर इज 10⁻⁹ नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। यहाँ तक है, ठीक है? एक बार आप लोग प्लीज सिंबल्स देख लेंगे इससे अच्छे से। अब देखो गाइस, इसके आगे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो सिंबल्स है या तो सिंगल अल्फ़ाबेट या 2 अल्फ़ाबेट से यूज़ हो रहे हैं। अगर एक ही अल्फ़ाबेट है तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है, 2 अल्फ़ाबेट है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है। ये क्यों किया गया? जिससे हमको जैसे कि कभी CO लिखा हुआ है तो हमें समझ में आए दोनों का कैपिटल है तो कार्बन एंड ऑक्सीजन चिपके हुए हैं। बट ये अगर पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है तो हमें समझ में आएगा कोबाल्ट के लिए है, वो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है? आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे कि ये जो है अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो है वो या तो नाम का फर्स्ट लेटर है, अगर 2 फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसा कुछ है, ठीक है?
बट कुछ कुछ जगह पे वो फॉलो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ZN, कोई बात नहीं, चला लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। ऐसे भी है हमारी लाइफ में, कुछ कुछ है जो वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते यार, ठीक है ना। तो वो क्या है, आयरन Fe, तो कई और नाम से वो डिराइव किया गया है, जैसे वो फेरस से डिराइव किया गया है। Au जो है ऑरम, येलो कलर से डिराइव किया गया है। कुछ लोकेशन से डिराइव किए गए हैं, ठीक है ना, कि कहाँ पे पाए गए थे। कुछ कुछ और जर्मन ग्रीक जो भी लिखा है उसने, जर्मन लैटिन ग्रीक अल्फ़ाबेट से किया गया। तो देखो जैसे कि पहला कलर के इस पर गोल्ड का है, फिर नेक्स्ट आप लोगों का लैटिन ग्रीक जर्मन से आयरन Fe फेरम हो गया है, सोडियम Na नेट्रियम हो गया है, पोटेशियम के केलियम हो गया है। आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर नोटिस करोगे ना, तो इन सबके जो भी आप लोग के सिंबल्स है दे आर यूनिक, कोई भी दो इसका सेम नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक आधा अल्फ़ाबेट कॉमन हो रहा हो, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम का C है, क्लोरीन का Cl और कार्बन का C, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल इसमें देखा जाएगा तो दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फेयर इनफ यहाँ तक है। हाँ गाइस, अब देखो आगे क्या है हम लोगों का, इसका नामकरण जो होता है कौन डिसाइड करता है, ये पूछा जाता है। तो IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये लोग करते हैं। गुड इनफ है यहाँ तक की चीज़ है। नेक्स्ट, अब अपन लोग एटॉमिक मास के बारे में देखते हैं। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तेरा नाम क्या है? ये वो नहीं आई छोटी अपनी, वो न्यू बच्ची, हाँ अग्रवाल जी, छोड़ो। हाँ तेरा नाम क्या है? राशि। यस, ये इस पे ध्यान देना बेटा। अगर मान लो मेरे को फ्रूट सेलर हूँ मैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास प्रॉपर वेइंग स्केल नहीं है, वेइंग स्केल नहीं, वेट्स नहीं है, 1 kg 2 kg या ग्राम्स वगैरह ले, तो मैंने क्या किया, एक तरबूज लिया, वो तरबूज को एग्जैक्ट 16 पीसेस में डिवाइड किया। ऐसे में इनफाइनाइट तरबूज है तो सबको मैंने 16 करके वो कर लिया। अब मेरे पास इनफाइनाइट स्लाइसेस हो गए। अब मैंने बोल दिया मेरा एक स्लाइस इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 kg नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1 यूनिट है, ठीक है ना। अब मैंने मेरा वेइंग स्केल लिया, यहाँ पे मे भी मैंने टमाटर रख दिया, उसके अगेंस्ट मुझे 2 स्लाइस रखने पड़ गए। मैं टमाटर का मास कितना हो गया, तो 2 यूनिट्स हो गया। एप्पल रखा है 3 रखने पड़ जाएंगे, तो उसका कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। कोई और चीज़ का 10 रखने पड़ गए तो 10 यूनिट्स। तो कैसे अपन कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आया। तो अपन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या था ना बेटा, ये जो एटम्स है इनका मास बहुत कम था, तो उसको वेट करना डिफिकल्ट था। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला कि कोई और एटम के रिलेटिव में कितना मास है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपन ने टमाटर का मास 1/16 ऑफ तरबूज के रिलेटिव में निकाला था, तो वैसे ही हम लोगों ने एटम्स का मास 1/16 ऑफ ऑक्सीजन के रिलेटिव में निकाला। यहाँ पे वो स्लाइसेस रखते गए ऑक्सीजन के, और यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स रखते गए, तो हमें पता चला। तो ऑक्सीजन ही क्यों बेटा, 2 रीजन है बेटा। ऑक्सीजन जो है, जब हमको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो वैसे तराजू पे रख के नहीं निकालते अपन लोग कैसे निकालते हैं बेटा उसका मास, तो अपन लोग क्या करते हैं ना बेटा, उसको रिएक्ट करवाते हैं। रिएक्ट करने के बाद देखते हैं जो डेफिनेट प्रोपोर्शन या जो भी है उसके लॉ के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव था, वो नियरली सब लोग रिएक्ट करके कंपाउंड बना ले रहा था, तो हमारे लिए थोड़ा आसान था ये तामझाम करना। गुड इनफ। अब इसके बाद में हम लोगों का एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या था, जो हम लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो आ रहे थे वो नियर होल नंबर में आ रहे थे। ऐसा नहीं करता कि स्लाइस को आधा कट करके रखना पड़ रहा है, 1.5 3.8 ऐसे अजीब से नहीं आ रहे थे। दे वर गिविंग यू मासेस लाइक 4 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 22 यूनिट्स, 100 यूनिट, ऐसे मास दे रहे थे। तो रिमेंबरिंग देम बिकेम अ लिटिल सिंपलर। बट 1961 में क्या हुआ, हम लोगों ने 1/16 ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे 1/12 ऑफ कार्बन यूज करना शुरू किया। कार्बन भी ऐसा वैसा कार्बन नहीं, आपके कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब 2 वेराइटी ऑफ कार्बन होते हैं। एक होता है जिसका खुद का मास 12 होता है, एक होता है जिसका मास 14 होता है। तो मैंने 12 मास वाला जो था ना उसका 1/12 लिया और फिर मेजरमेंट शुरू किया मैंने। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि जो मेरे आंसर्स थे उसका प्रिसिशन लेवल या उसकी एक्यूरेसी थोड़ी और ज़्यादा थी इसके लिए। और ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये साइंटिस्ट लोगों का डिसीजन था। कल ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा हो गई तो चलो चलो अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। गुड इनफ है यहाँ तक का, ये रीज़न वगैरह जो भी हो गया है। देखो समझ में आया बेटा। कहाँ है राशि, तू धिति अटेंड किया हुआ है ना बेटा पार्ट। हाँ, अब देखो उस कारण से हम लोगों को अलग 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 एटम्स के मासेस मिल गए। मेरा रिक्वेस्ट है ये वाले एटम्स के मासेस याद रखना, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, और कौन सा दिया है, नाइट्रोजन 14,
सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। सर आपने अभी के वाला डेसिमल में नहीं आते थे, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा क्यों है डेसिमल में आया हुआ है, ठीक है। और एक और क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम का 40, एक और का 40 था, किसका, आर्गन का। चलो ठीक है, अब अपन लोग जो रेशियो स्टार्टिंग में लिखा था ना मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या अमोनिया का, वो सब देखते हैं। अब देखो वाटर बोला यानी H2O, हाइड्रोजन, वाटर कितना, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट्स। ऑक्सीजन एक ही है, एक का मास कितना था 16 यूनिट्स, तो 2:16 मतलब 1:8। ये ऐसे मासेस का रेशियो कंपेयर किया जाता था, वो नीचे दिया गया है आप लोगों को आगे, वो देख लो अभी के लिए। ये देखो क्या कहा, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं 4th चैप्टर में बता दूंगा तुमको, बट तुमको ये रटने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू कैन नॉट लाइक जस्ट डू सम कैलकुलेशन ओरली, जैसे अपने वैलेंसी का करते हैं एंड टेल मी, वो रटने पड़ते हैं, वो उतने के रटने, सबके नहीं रटने। एक बार के लिए ये देख लो, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपको रेशियो उसके मास में है, वो बताया गया है। तूने कल का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर दिया यार, तेरे साथ तो किया हुआ है चैप्टर में नहीं, हाँ चलो हाँ फिर इशू नहीं। गुड इनफ है यहाँ तक है। नहीं देखो कोई भी इसका पूछ सकता है, देखो मासेस दे देगा अगर देखो वो रैंडम में से आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड बोलते मान लगा गलती से, तो जिंक का देखो दिया हुआ था तो को दे देगा, बट वो कैल्शियम ऑक्साइड अगर आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड पहले तो देखो CaO होता है, फॉर्मूला बनाना है चाहिए वैलेंसी से, उसके बाद में कैल्शियम की 40 होती है, पता होना चाहिए, ऑक्सीजन की 16 होती है, तो रेशियो तेरा 5:2 हो रहा है। नहीं वो देखो जो है टेबल उसमें कैल्शियम दिया हुआ था, वो रटा हुआ होना चाहिए। बढ़ा हुआ आगे बच्चा लोग, अब देखो, अब जो पार्ट है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। बेटा एटम एटॉमिक फॉर्मेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हाइड्रोजन वर्ग एक अकेला H अपना मस्त घूम रहा है वो गैस है, नहीं बेटा, एटम्स दूसरे एटम्स के साथ केमिकली बॉन्ड करते हैं और फिर मॉलिक्यूल बनाते और एग्जिस्ट करते हैं। जिस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर पाते हैं उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अकेला हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन जैसा एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वो हाइड्रोजन को एक और हाइड्रोजन चाहिए, उन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड रहता है, फिर वो ऐसा एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। वैसे ऑक्सीजन को एक और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ऑक्सीजन गैस जैसा एग्जिस्ट करेगा, अकेले ऑक्सीजन जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन को रादर एक और ऑक्सीजन, जैसे 3 ऑक्सीजन मिल गए तो ये ओजोन जैसा एग्जिस्ट कर पाता है, अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, समझा है। तो कितने एटम्स मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है उसे अपन लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। इट इज़ इम्पॉसिबल कि तुम्हारे पेपरों में एटॉमिसिटी के ऊपर क्वेश्चन ना रहे, वो तुम्हारा 10 मार्क का हो या 1 लाख मार्क का हो, तुम्हारे इसमें एटॉमिसिटी वाले पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, जिसमें मेजरली क्या हो जाता है, डिफाइन एटॉमिसिटी एंड व्हाट वाज द एटॉमिसिटी ऑफ, कोई भी ये दे देगा क्लोरीन या सल्फर या फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखो तुमको जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिए उसके 2 या 3 एटॉमिसिटी थे बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 से ज़्यादा ही रहेगा, कई सारी चीज़ें रहती है जिनका एटॉमिसिटी 1 रहता है, मतलब अकेले एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो जैसे कि सब मेटल्स, अपन ने कल देखे थे ना मेटल्स की लिस्ट, जैसे कि जो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब जो मेटल्स है बेटा, ये सब की सब सिंगुलरली एग्जिस्ट कर पाते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी हो जाती है 1। जिनकी एटॉमिसिटी 1 होती है इन्हें बोला जाता है मोनो एटॉमिक। क्या बोला जाता है, मोनो एटॉमिक। जिनकी एटॉमिसिटी होती है 2 उन्हें बोला जाता है डाई एटॉमिक। मेजरली जो आप लोग गैसेस देखते हो ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सबकी हो जाती है हमारी एटॉमिसिटी कितनी, 2। 3 अगर एटॉमिसिटी रहेगी तो क्या बोला जाएगा उसे, ट्राई एटॉमिक। अब भी एग्जाम्पल दिया ट्राई एटॉमिक का, क्या, ओजोन, यहाँ तक है, ठीक है। जिनकी 4 एटॉमिसिटी होती है उसे बोला जाता है टेट्रा एटॉमिक। कोई एग्जाम्पल बताओ टेट्रा एटॉमिक का, फॉस्फोरस, ये P4 स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला है, 4 P मिला के करेंगे, और उससे ज़्यादा अगर एटॉमिसिटी रहे तो उसे अपन पॉली एटॉमिक बोलते हैं। एग्जाम्पल अपना सल्फर, 8 सल्फर मिला के हो जाते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने P4 को ऐसे लिखा है, 4P नहीं लिखा है। सी व्हेन आई राइट P और उसके बाद में नीचे 4,
इसका मतलब होता है 4 एटम्स जो होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बन चुका है और वो मॉलिक्यूल जैसा बिहेव कर रहा है। बट अगर मैं 4p लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या जाता है, वो चारों की चारों अलग 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 है, उनके बीच में बॉन्ड नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड अ लॉट मेनी टाइम्स। क्या हो जाता है, वो ऐसा रहता है 3 सब पार्ट्स का। पहला सब पार्ट आ जाता है व्हाट इज एटॉमिसिटी डिफाइन। सेकेंड सब पार्ट रह जाता है उसका कि इनमें से कौन से डायटॉमिक है बता दो, या इसका एटॉमिसिटी क्या है वो बता दो, ऐसा। और थर्ड सब पार्ट में ये आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 8s एंड S8। So 8s मतलब these are 8 atoms of sulfur which do not have chemical bonding between them, whereas S8 are 8 sulfur atoms which are having chemical bonds between them and it has formed one molecule of sulfur। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? तो एक बार बच्चा लोग ये देख लो, ये एटॉमिसिटी का पार्ट। प्लीज़ वो एग्जाम्पल्स वगैरह सब देख लो बेटा। बढ़ा सकता हूँ आगे गाइस? हाँ, अब देखो, ऐसा नहीं है कि एटम्स खुद के जैसे ही एटम्स के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बनाएंगे। ना हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही करके फिर मॉलिक्यूल बनाएगा, नहीं। हाइड्रोजन चाहता तो ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना के कर सकता था, मतलब H और O इनके बीच में बॉन्ड बन गया और ये भी एक एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा दिखना शुरू हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड 2 ऑक्सीजन का करके कर लिया। ऐसे भी हो सकते थे। मिथेन करके एक होता है, मिथेन पता है क्या होता है तुम लोगों को? तो वो CHHH ऐसे करके एग्जिस्ट कर सकते थे। अगर मान लो खुद एटम अपने वाली एटम यानी X और X करके बॉन्ड बना रहे हैं तो इसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यहाँ जो भी आपने देखा क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस, ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब। बट यही अगर अलग अलग लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं तो इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोला जाता है या सिंपली कंपाउंड बोला जाता है। समझा ये चीज़? एग्जिस्ट करने के सिर्फ यही तरीके नहीं है, अगर अलग अलग यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एग्जिस्ट कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। अपन ने कल ही देखा, मेटल्स पॉजिटिव चार्ज हो जाते थे, नॉन मेटल्स नेगेटिव चार्ज हो जाते थे। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते थे और अपने बीच में बॉन्ड बना लेते थे। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कटायन, जो नेगेटिव चार्ज है वो अनायन। कटायंस मेटल्स है, अनायंस नॉन मेटल्स है। तो ये अपने बीच में जब बॉन्ड बनाते हैं इस बॉन्ड को बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। क्या बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज अ मेटल, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता था। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता था। तो ये Na पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, वो दोनों बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, वो चीज़ें बच्चा लोग आपको यहाँ पे दी गई है। एक बार के लिए ना व्हाट इज द मॉलिक्यूल से नीचे धीरे 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 पढ़ना शुरू करो आप लोग। हाँ बच्चे, हर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बट जो मेटल के एटम्स थे जैसे सोडियम वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है बेटा। मॉलिक्यूल्स हमेशा करेंगे। तो अपन जो सोडियम Na लिख रहे हैं उसको एटम बोलने की जगह मॉलिक्यूल बोल देते हैं क्योंकि वैसे एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो, ये आप लोगों ने देख चुके हैं बाय मास वाला, ये उसके नीचे बाय नंबर वाला भी, वो तो सिंपल सा है। अमोनिया NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स 1:3 हो जाएगा। अब ये देखो, ये आयंस, कल आप लोगों को पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बता चुका हूँ मैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर एक नेट चार्ज होता है, ये वो। एक बार ये यहाँ से लेके ये 2H 2H2 वगैरह के बीच का डिफरेंस आप देखो। मैं तब तक रेस्ट रूम से आ रहा हूँ बेटा। वुड रियली रिक्वेस्ट बातें मत करना, इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बेटा तुम्हारे चैप्टर का। ये चैप्टर अभी बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा अपना रिविजन, तो नेक्स्ट चैप्टर वाले का रिविजन करेगा।
शायद ना। अब देखो बेटा, ये आप लोगों को कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स और कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस, चार्जेस और वैलेंसी बताई गई थी। तुम लोगों को 20 एलिमेंट्स का जो था उसमें का आप लोगों को निकालना आता था, अपन ने देख चुका है वो टेबल। एक बार वही टेबल पे वापस से आ रहा हूँ। ये देखो, ये एक बार बोलने की कोशिश करो 20 एलिमेंट्स बिना देखे सब लोग साथ में। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये ठीक है, ये 20 एलिमेंट्स के थे। अब देखो, अब तुम लोगों को इससे वैलेंसी जिनको निकालना आता है, अमेजिंग। मैं एक बार अब बीच वो वाला डिस्कस कर ले रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर का। तो देखो, जो एटॉमिक नंबर जो है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर। अब उसको फिल करने के लिए जो रूल्स दिया गया था, हमें किसने रूल्स दिया था? बोर एंड ब्यूरी ने दिया था। तो सबसे पहला रूल है यहाँ पर, सबसे पहला रूल क्या था बेटा कि मैक्सिमम कोई भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 2n², वेर n इज व्हाट? नंबर ऑफ शेल। अगर सेकेंड शेल का पूछा जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 मतलब 8। 10th शेल का पूछा जाएगा तो 2 × 10 का स्क्वायर मतलब 2 × 100, 200 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कोई भी शेल को फिल करना स्टार्ट करने के पहले उसका प्रीवियस शेल जो है वो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। ऐसे रैंडमली किसी को अपन फिल नहीं कर सकते हैं, इच्छा हुई थर्ड से शुरू करते नहीं, ठीक है। और लास्ट क्या था? हमारा आखिरी शेल, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ तक है, ठीक है। अब मान लो कोई भी 1 से लेकर 20 तक के कोई भी एक नंबर बोल। 17 बोला। अगर मुझे 17th एटम, मुझे नहीं पता क्लोरीन होता है, बट 17th एटम का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, 2 भर गए। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, 8 भर गए। इसमें 7 आ सकते हैं, हाँ आ गए, तो 2, 8, 7 हो जाता था। पहले शेल का नाम क्या रहता था? शेल नंबर 1 या फिर के, ये एल, ये एम। टोटल कितने शेल थे इसके अंदर? 3। कितवा शेल आखिरी शेल है? एम एस शेल या थर्ड शेल। वो शेल का एक और नाम क्या रहेगा? अब यहाँ पे आखिरी शेल तो वैलेंस शेल। आखिरी शेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन लोग वैलेंसी निकालना सीखते हैं। हर एटम ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर पूरे का पूरा या भरा हुआ हो या कुछ भी ना हो, यानी ये हट जाएगा तो आखिरी शेल ये बन जाएगा, करेक्ट। तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का या 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। ईजियर क्या रहेगा? 1 गेन करना। तो इसकी वैलेंसी तब बन जाएगी हमारी क्या? 1 +1 -1 नहीं लिखते अपन लोग वैलेंसी। चार्ज अगर पूछोगे इसके ऊपर तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक नेगेटिव चीज गेन करेगा। जो क्लोरीन था उसके बाद -1 चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज स्पीसीज रहता है तो ये क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेगेटिव वाले जो रहते हैं वो आइड, IDE लग जाता है आगे, ठीक है ना। वैसे ही और कोई नंबर बोलो। 7 बोला है किसी ने, ठीक है ना। 7 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा मेरा? 2,5 नाइट्रोजन का होता है। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरी? 3। नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, नेगेटिव चार्ज, तो ये N3- रहेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्राइड, ठीक है। अब मे बी मैंने बोला 13, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 3। ये किसका है? वैसे एल्यूमिनियम का है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई वैसे इसकी? 3। ये एल्यूमिनियम 3 प्लस चार्ज जैसा रहेगा, नाम एल्यूमिनियम ही रहेगा। नेगेटिव चीज वालों का आइड लग जाता है। जैसे कार्बन वो 4 नेगेटिव रहता है, इसका नाम हो जाता है कार्बाइड। कार्बन का हो जाता है कार्बाइड। हाइड्रोजन जब प्लस में रहता है तो हाइड्रोजन ही रहता है, बट अगर नेगेटिव ज़्यादा लूज कर गया तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड। ये बेसिक चीज़ आप लोगों को बताई हुई थी। वैलेंसी निकालना भी समझ में आ गया है आप लोगों को कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, नहीं तो उनका भी तो नेगेटिव ही याद रख ले, ठीक है ना। अब गाइस गेटिंग बैक अगेन टू दिस चैप्टर, अब अपन लोगों ने ये नाम या फॉर्मूला लिखना वगैरह सीखा था, याद है आप लोगों को। इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें जो याद रखनी है वैसे यानी ऑन प्रायोरिटी वो ये हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना मैंने ये स्टार्टिंग में आप लोगों को एक चार्ट जो बना के दिया था, आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। देखो जिंक, लेड, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह की भी। जिंक की कितनी है? 2, कॉपर की 1 या 2,
ठीक है ना। अगर अब भी याद रहेगा कि कम वाला अस होता है क्यू प्लस, ज्यादा वाला इक होता है क्यू प्रिक, अमेजिंग। नहीं याद है कोई बात नहीं। आयरन की क्या होती है 2 या 3, कम वाला हो जाएगा फेरस, ज्यादा वाला हो जाएगा फेरिक, यहाँ तक है ठीक है। और दूसरे क्या है गोल्ड और सिल्वर, उनकी बैलेंस हो जाती है 1। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज़ एक बार गिव इट 2 मिनट्स, पढ़ो, नाम पढ़ो, फॉर्मूला सिंबल पढ़ो और उसकी बैलेंस ही पढ़ो बेटा। आप जितनी बार पढ़ोगे उतना जल्दी आप लोगों को ये चीज़ें याद होना शुरू होगी। बड़ा हुआ आगे मैं। अब देखिए गाइस, क्या था अमोनियम का NH4 बैलेंस ही प्लस, NH4 प्लस बैलेंस ही 1। हाँ बेटा जब सिंबल लिखोगे ना सिर्फ NH4 मत लिख देना, NH4 प्लस लिखना पड़ता है उसका। नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड OH माइनस बैलेंस ही 1। नाइट्रेट, वो नाइट्राइड जो था वो आइड, वो नाइट्रोजन का था, ये नाइट्रेट NO3 माइनस बैलेंस ही 1। एसिटेट CH3COO माइनस बैलेंस ही 1। बाइकार्बोनेट एक और नाम होता है उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 बैलेंस ही 1। कार्बोनेट CO3 2 माइनस बैलेंस ही 2। सल्फाइट, देखो सल्फर का सल्फाइड होता है, ठीक है ना। सल्फाइड का सिंबल लिखने अगर आ गया तो F2 माइनस, देखो आइड लिखा हुआ है मतलब चार्ज के इसमें, ठीक है ना, तो सिर्फ S मत लिखना, सल्फाइड का सिंबल बोले तो। तुमको अगर मैंने बोली हाइड्राइड का सिंबल होगा H नहीं, H माइनस रहेगा सिंबल, ठीक है ना। सल्फाइड तो S2 माइनस, ये है सल्फाइट SO3 2 माइनस बैलेंस 2। सल्फेट SO4 2 माइनस। फॉस्फेट PO4 3 माइनस बैलेंस 3। यहाँ तक है ठीक है, सब चीज़ें आप लोगों को बचाओ। क्रिस क्रॉसिंग अपने कल सीखा था। अब एक ना बहुत मस्त क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, मेरे को अभी 2 दिन पहले इसने मॉलश्री ने भेजा भी था इसका। मान लो कोई एलिमेंट है मेरा X, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके X2O3 कंपाउंड बनाया है, ठीक है। आपसे पूछा गया है अब ये X जब क्लोरीन के साथ में मॉलिक्यूल बनाएगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा। तो बेटा यहाँ से अपने को पहले X की वैलेंसी निकालनी पड़ेगी। X की वैलेंसी कितनी हो रही है, यहाँ से 3 हो रही है, तब X की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रिस क्रॉस किया XCl3। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। और देखो क्वेश्चंस, अगर YO मेरा कंपाउंड रहता था मान लो, अब मैं जब Y का में भी HCO3 के साथ बोला गया बनाओ, बेटा Y की वैलेंसी कितनी लग रही है, यहाँ से 1 नहीं रहेगी। अब देखो ऑक्सीजन की खुद की 2 थी तो इसको भी 2 होना पड़ेगा ना, तभी तो YO बनाएगा वो। ऑक्सीजन की 1 थोड़ी रहती है कि ये भी 1 ये भी 1 हो जाए, ऑक्सीजन की 2 खुद की होती है, इसलिए Y की भी 2 होना पड़ा। अब Y की वैलेंसी 2, HCO3 की वैलेंसी 1, तो Y HCO3 होल ट्वाइस बनाएगा। समझा गया जिस क्या हुआ है। हाँ देख तेरा YO था, Y की वैलेंसी क्या होगी सच दैट ये ऑक्सीजन की वैलेंसी जो 2 होती है वो क्रिस क्रॉस करके कट जाए, तो इसको 2 ही होना पड़ रहा है, तो Y की वैलेंसी 2 है, HCO3 की वैलेंसी 1 ही होती है, तो Y HCO3 होल ट्वाइस बन गया वो। समझा ये चीज़ क्या हुआ है पक्का से। अब देखो आई थिंक ये चैप्टर में इतना ही था ना जो मेरे को बताना था। एक बार जस्ट मुझे देखने दो प्लीज। हाँ ये मॉलिक्यूलर मास अगर आप लोगों को बता दिया था कल, इसमें मैं बहुत स्ट्रेस नहीं रहूँ प्लीज यार अभी। नाउ कमिंग ओवर हियर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, ठीक है ना। तो अब बेटा पहले वो डाल्टन बाबा बोल के तो मर गए कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल,
फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि एटम्स को हम लोग फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें लगा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में ही कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वालों को प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, ठीक है ना। वो भी कैसे पता चला था, वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, ऐसा सिल्क पे वो क्या कहते हैं एमोनाइट को अगर रब किए कुछ था, या फिर वो कंघी को अपन ने किए, या फिर बलून पे चिपकाए वाली जो हरकत है कुछ तो भी रहती थी, मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है। उसके थ्रू हमें पता चला कि यहाँ चार्जेस रहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस आप देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का खुद का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन, प्रोटॉन्स को ई गोल्डस्टीन। वो जो ईयर है वो काम का नहीं है, फिर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, गोल्डस्टीन बाबा रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे इन अ गैस डिस्चार्ज, वो एक ट्यूब रहता है विच वॉज ऑल्सो, ठीक है, जब वो कर रहे थे तब उसने एक नया रेडिएशन मिला, वो रेडिएशन का नाम निकला कनाल रेस, यानी उसने पाया एक पॉजिटिवली चार्ज कोई न्यू रेडिएशन आया है, उसको उसने नाम रख दिया कनाल रेस। बाद में अपन ने उसका नाम प्रोटॉन रखा था। तो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में वो वर्क कर रहे थे, तब उसने न्यू रेडिएशंस पाई, वो रेडिएशन पॉजिटिव चार्ज की थी, उसको उसने कनाल रेस नाम रखा था। बाद में उसका नाम अपन लोगों ने प्रोटॉन्स में उसे शिफ्ट करवाया, ठीक है। इसका मास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास रहता ही नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का सा होता है। प्रोटॉन्स का मास 1 यूनिट रहता है, ठीक है। देखा जाए तो 2000 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे तब एक प्रोटॉन आएगा मेरा, इतना इतना हल्का है, तो उसको अपन लोग निगलेक्ट कर लेते हैं। आप आगे लोकेशन देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन रहता है ऑन द सरफेस ऑफ एटम, जबकि प्रोटॉन्स का रहता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये अपन आगे देखने ही वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डालना पॉसिबल होता है, प्रोटॉन्स जितने उतने के उतने रह जाएंगे, आप निकाल डाल नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा एक एटम जो होता है, देखो मैं कटायन या अनायन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एटम की बात कर रहा हूँ। एटम नेट न्यूट्रल रहता है, उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है, इसे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज को इक्वल करना पड़ता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम देने की कोशिश ये हीरो जे थॉमसन ने किया। उसने बोला कि लेट अस इमेजिन एन एटम टू बी लाइक अ प्लम केक, ठीक है। उसके अंदर जो केक वाला पार्ट है वो मेरा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो अंदर करेंट्स या फिर चोको चिप्स जैसे चिपके हुए रहेंगे अंदर, वो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अगर देसी भाषा में समझना है तो इसे आप तरबूज जैसा समझिए। जो लाल लाल पार्ट जो रहेगा, ग्रीन पार्ट तो अपन निकाल के फेंक चुके हैं, तो लाल लाल पार्ट जो रहेगा वो हमारा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो बीजे रहेंगे हमारे नेगेटिव चार्ज रहने वाले। मतलब स्फेरिकल शेप का है, होल सॉलिड जैसा इसका, ठीक है ना। इसमें बीजे है वो नेगेटिव चार्ज का है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहने वाला है, ठीक है। उस कारण से नेट न्यूट्रल रहने वाला है। बट ये जो था मॉडल वो फेल हो गया। ये फेल क्यों हुआ, जैसे ही नेक्स्ट अपने रदरफोर्ड एक मॉडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तब उसने रियलाइज किया ये फेल हो गया। देखो अपन तरबूज दिमाग में रखो, तो एक मॉलिक्यूल या फिर एक मैटर जो खूब सारे तरबूजों से चिपक के बना हुआ होगा, मतलब एक सॉलिड दीवार जैसी होगी, ठीक है। अब क्या किया बेटा रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया बेटा, वो हाईली मैलिएबल रहती है, उसको इतना पतला कर सकते हैं कि 1000 एटम थिक, इतना सा यानी इतना पतला हो चुका है, उतना का उसने ले लिया उसको, ठीक है। उसने उसके ऊपर एक गन लिया, गन मतलब जो देसी गन होती है अपना ठर्रा होता है वैसा वाला नहीं, उसे गन लिया जो शूट करने वाली थी अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम एटम जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया अगर, तो बेसिकली क्या, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, तो He2+ वाले को अपन बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। वो उसने हीलियम पार्टिकल्स को उस गोल्ड फॉइल के बाद शूट किया। देखो जस्ट गलती से मैंने तरबूज की दीवार तो रख दी है, बट मैंने यहाँ से एक बोलिंग बॉल जो होता है उसको बहुत जम के फेंका, तो तरबूज की दीवार टूट के बाहर निकल जाएगी ना, तरबूज की दीवार की कोई औकात बचेगी क्या, नहीं। तो इसकी जगह पे अपन लोगों को कोई ऐसी चीज़ को शूट करना है जिससे सामने की औकात रहे। तो मे भी मैंने बेसिक इरेजर विरेजर जो था उससे फेंक के मार रहा हूँ मैं, और वो भी इतने कुत्ते समान स्पीड से नहीं कि गड्ढा करके वो भी निकल जाए। नहीं तो मैंने जैसे ना एक वो वीडियो देखा था यूट्यूब पे, वो बैडमिंटन का था कि वो बैडमिंटन के शटलकॉक को मारे, वो अंदर घुस गया वगैरह, उतनी ताकत से नहीं, नॉर्मल ताकत से फेंक के मार रहा हूँ कि तरबूज वरबूज फूट के फाट के निकले ना, ठीक है। तो वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स लिया। हीलियम का मास बहुत कम होता है बेटा, तुम देखोगे 4 यूनिट्स है सिर्फ इतना, और उसको बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं दिया था मैंने कि बहुत कुत्ते समान स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 12 mv², mv ठीक है, v भी कम ही जैसा है, तो 12 mv² बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो मैं तो इमेजिन ये कर रहा था ना, सामने सॉलिड दीवार है अपनी गोल्ड फॉइल की, वहाँ पे जाएगा टकरा के वापस से आ जाएगा। तो बंदे ने शूट करना शुरू किया और अपने पीछे डिटेक्टर्स लगा दिए कि कहाँ पे जा रहा है, मेरे को देखना है, पता नहीं क्यों कर रहा था ये हरकत ऐसी हो, ठीक है। उसने पाया पीछे तो वापस से कोई आ ही नहीं रहा है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे समझा ही नहीं। वो खा गए क्या, तो नहीं, वो खाए भी नहीं। तो उसने ना ऐसे ही पता नहीं क्या घुनताड़े में वो डिटेक्टर्स गोल्ड फॉइल के पीछे लगा दिया। जब उसने शूट किया तो उसने पाया मैक्सिमम जो थे वो सीधे के सीधे चले गए। मतलब उन लोगों ने कोई इज्जत ही नहीं दी गोल्ड फॉइल को। उन्होंने इमेजिन ऐसा किया गोल्ड फॉइल है ही नहीं, अपने मस्त सीधे सीधे निकल गए। बहुत कम थे जो थोड़े से एंगल्स पे डिविएट हो गए, और 1 in 12,000 था जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ। तो बेसिकली उसने रियलाइज किया कि जो मैं सोच रहे थे तरबूज की दीवारें बनी हुई है मेरी, वो तरबूज की दीवार है नहीं, सॉलिड है ही नहीं, वो वायर है, वायर की दीवार है। जब अपन फेंसिंग करते हैं ना, जिसे मेजर स्पेस बीच का खाली है, तो जो अपने थॉमसन बाबा बोलते बोलते मरे थे कि ये सॉलिड स्फीयर्स है, ये सॉलिड स्फीयर्स नहीं है, ये तो वायर्स है। मेजर स्पेस उसके बीच में एम्प्टी है। मेजर स्पेस इसलिए एम्प्टी है कि मेजॉरिटी जो चीज़ है वो सीधी की सीधी निकल गई। कुछ पॉजिटिव चार्ज वगैरह जो है, जो भी पॉजिटिव है, वो कुछ जगह पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत कम इसमें डिफ्लेक्शन हुआ और 1 in 12,000 वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ है। तो जो पॉजिटिव चार्ज जो मास जो है मेजरली, वो एक ही जगह पे ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा। तो ये उसका ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस था। देखो पट्टे ने क्या ऑब्जर्व किया, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल गई, मतलब मेजर स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। थॉमसन बाबा तो फेल हो गए अपने। नेक्स्ट, कुछ एंगल्स पे डिविएट हुए, छोटे छोटे एंगल्स पे। इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ले रहा है। 1 in 12,000 वापस से डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और जो मास था वो एक ही बहुत कम जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो जगह थी उसे अपन लोगों ने न्यूक्लियस बोलना शुरू किया। यहां तक है, ठीक है। अब देखो इसके इन्फरेंस, द पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में लोकेटेड है, जिसको अपन लोग अब बोलेंगे न्यूक्लियस। यहीं पे पूरा का पूरा मास भी है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके आजू बाजू में गोल 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 रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक है, ठीक है। और जो साइज ऑफ कहते हैं न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टाइम्स बड़ा है हमारा एटम। तो जो कितनू सी जगह में पूरा का पूरा मास पॉजिटिव चार्ज हमारा रिसाइड कर रहा है, बचा मेजरली पूरा पूरा एम्प्टी है। बट इन फ्यूचर में ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? इनका क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो गई, धीरे धीरे कर करके वो बाद में जो इलेक्ट्रॉन था वो फेल होकर नीचे न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए था। बट रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है क्या? तो नहीं। तो बोर बाबा ने एक बकवास सी अपनी थियोरी दी। बोर बाबा ने बोला कि जिस शेल्स में ये घूम रहे हैं, मतलब ये कहीं पे भी ऐसे नहीं घूम रहे, स्पेशल शेल्स या स्पेशल ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, जिन ऑर्बिट्स में ये लोग घूम रहे हैं वहाँ पे वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। जब इस शेल में घूमेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, और हाँ वो गोल गोल ही घूम रहे हैं, ठीक है। ये बकवास थियोरी थी, बट उसने बेटर थियोरी जो बोर एंड ब्यूरी के जो रूल्स थे, जो अपने ये देखे, ये पूरा का पूरा जो देखा, उसके रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़, फिर बाद में अपने ये हीरो आए थे जे चैडविक। इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। न्यूट्रॉन्स क्या कहते हैं, न्यूट्रल रहता है चार्ज में, उनका भी मास रहता है, उनका मास प्रोटॉन के जितना ही होता है, और वो कहाँ पर रिसाइड करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड करते हैं। यहाँ तक है, ठीक है। तो बेसिकली एक एटम को कौन मास देता है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मास देता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल रहते हैं, बट न्यूट्रॉन्स कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा कम उसके बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ें अपनी बढ़िया थी अपनी लाइफ की, ठीक है। ये आप लोगों को लॉस बता दिया था, ये आप लोगों को समझ में आता है अब, फेयर इनफ। अब बैलेंसीज भी आपको समझ में आ जाती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता है, बैलेंसीज पता है आप लोगों को। अब अपन आते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर, या मास नंबर पे। देयर आर टू थिंग्स, एक है एटॉमिक नंबर और एक है मास नंबर। बेटा एटॉमिक नंबर को अपन Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को अपन लोग A से डिनोट करते हैं। बेटा एटॉमिक नंबर्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है तो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मास हमें कौन कौन दे रहा था, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, दोनों के मास इक्वल टू 1 यूनिट होते हैं, तो इसका में हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ तक है, अगर 4 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है तो मास कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है। बकवासी बात है, वही चीज़ें बच्चा लोग आपको यहाँ पे दिया गया है, एक बार देख लो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर को। इसका न्यूमेरिकल जो है वो अपन लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक है ये चीज़ है। अब देखो एक एटम को ना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी एटम है मेरा एक्स मान लो, अगर मैं चाहूँ तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे उसका मास नंबर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का लिख लेते चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर किसी को याद है 11, मास नंबर किसी को याद है 23, ठीक है, ये ऐसा लिखा जाएगा। अगर ये ऐसा लिखा हुआ आ जाए, आप लोगों को पूछ सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, निकालना बड़ा सिंपल सा है। देखो ये इससे तो मेरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गए, कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी 11। अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स पूछा है तो बड़ा माइनस छोटा कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़, पक्का, कोई इशू इसमें किसी को? यही अगर सोचो Na+ लिखा हुआ होता, यहाँ पे तो 11 और 23 जाएगा। देखो मेरा प्रोटॉन्स उतना ही रहने वाला है, प्रोटॉन्स कितने रह गए अभी भी 11, मेरा न्यूट्रॉन्स भी उतने ही रहने वाले हैं, बड़ा माइनस छोटा कितने हो जाएंगे 12, पर मेरा इलेक्ट्रॉन सब चेंज हो जाएगा। होने चाहिए था 11, बट यहाँ पे प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, गेन नहीं, लूज किया है, तो जो 11 होने चाहिए था वो कितने हो गए हैं 10। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? अब देखो क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं अपन लोग, एक काम करते हैं। क्लोरीन 1735, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17, इलेक्ट्रॉन्स 17, न्यूट्रॉन्स बड़ा माइनस छोटा 18। बट ये क्लोरीन माइनस अगर लिखा हुआ रहेगा तो प्रोटॉन्स ये तो 17 ही रहेंगे, मेरे न्यूट्रॉन्स ये तो 18 ही रहेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन्स थे होना 17 चाहिए थे, बट वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब उसने नेगेटिव चार्ज को लिया है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो मतलब वो 18 हो जाएंगे। ये समझा आप लोगों को क्या चल रहा है? पक्का? तो अब देखो ये चीज़ है ना यहाँ पे मैंने दी हुई है, गुड इनफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा पिछले चैप्टर में बताया था, बट मैं वापस बताता हूँ। माइनस माइनस 2 माइनस लिखा हुआ है जैसे O2 माइनस। देखो चलो गाइस एक और क्वेश्चन आ गया है, सर अगर मान लो ऑक्सीजन के बारे में बात करना है तो ये 8 ये 16, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, न्यूट्रॉन्स 16 माइनस 8 वो भी 8 हो रहा है, बट यही अगर मान लो O2 माइनस रहता था, ठीक है ना, तो प्रोटॉन्स तो मेरे 8 ही रहते, न्यूट्रॉन्स तो मेरे 8 ही रहते, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आते हैं 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए, पहले 8 थे अब वो 10 हो जाएंगे। समझा? अच्छा अब गाइस आइसोटोप्स, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। मतलब सेम एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो, वो सेम रहते हैं बट उनके अंदर न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या? क्लोरीन की बात करते हैं, अब भी आपको क्लोरीन बताया था मैंने, एक 1735 वाला होता है, एक और क्लोरीन रहता है बेटा वो 37 का रहता है, ठीक है। इनके देखो प्रोटॉन्स दोनों में 17 17, इलेक्ट्रॉन्स 17 17, बट अब मैं न्यूट्रॉन्स देखूंगा तो यहाँ पे 18 रहेगा, यहाँ पे 20 रहेगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? तो बेटा वो एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर्स है तो उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोटोप। बेटा आइसोटोप्स ना लाइफ में बहुत काम में आते हैं। अलग अलग आइसोटोप्स अवेलेबल है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप अवेलेबल है, H11, H12, H13। देखो इनके अपन लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों के, ठीक है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 1 1 1 1 1 1, ये देखो 0 1 2। हाइड्रोजन का 1 वाला आइसोटोप जो है दैट इज द ओनली एलिमेंट जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं है, ठीक है ना, अरे न्यूट्रॉन नहीं है, सॉरी मैं बात, ठीक है ना, वजह सब में रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को? पहले वाले को प्रोटियम बोला जाता है, दूसरे वाले को ड्यूट्रियम और तीसरे वाले को ट्रिटियम, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, ये देख लो। हाइड्रोजन प्रोटियम को H से डिनोट करते हैं अपन लोग, इसको ड्यूट्रियम और तीसरे वाले को ट्रिटियम, D और T। फेयर एनफ। कार्बन का दिया गया, याद है कार्बन का 12 और 14, तो 12 वाले का 112 यूज़ करते थे हम लोग। गुड इनफ है यहाँ तक के, कोई भी इशू? अब बेटा ये जो आइसोटोप्स रहते हैं ना, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सर क्यों? सॉरी
केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। क्यों, वो रहने दो, ठीक है ना। अगर वैलेंसी सेम रही ना तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ऐसा याद रख लो, ठीक है। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये टू फाइंड एटॉमिक मास, वो मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ, वो नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे। इनके यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप से पक्का पूछा जाएगा। यूरेनियम का आइसोटोप जो है वो फ्यूल इन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर यूज किया जाता है। कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। और ये आयोडीन का जो होता है आइसोटोप वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। गुड इनफ है आइसोटोप। तुमको याद है वो बंदे ने अपने को बोला था कि दो एलिमेंट सेम मास रहना चाहिए, नहीं अपने प्रूफ कर दिया आइसोटोप्स होते हैं, फेल हो गया वो। नेक्स्ट, अगर दो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है तो इनको क्या बोला जाएगा, आइसोबार। ये कैल्शियम और आर्गन, चलो इनका देख लेते हैं अपन लोग। कैल्शियम 2040 और आर्गन 1840। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, उसमें कोई रिलेशन ही नहीं है किसमें कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे 20, ये 18, ये 20, ये 18, ये 20, ये 22, कुछ चीज़ सेम नहीं है यहाँ पे क्या सेम हो गया है बेटा, तो ये प्लस ये जो आ रहा है वो सेम हो गया है, इसलिए मास नंबर सेम हो गया है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, पक्का। किसी को भी कोई इशूज इन चीज़ों में, बेटा आइसोबार्स की कोई औकात नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है सेम तो है, रख लो भाई रख लो, वैसी बात, ठीक है। यहाँ तक है। अब सुनो प्लीज़ 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 सुनो, आप लोगों को बाबा बोले थे दो अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस भी अलग अलग होने चाहिए, बट मैं तो नहीं, देखो आइसोबार्स होते, वो ये था, समझाए। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे पसंद है, एक्स वाई जेड, मान लो ये 18, ये 36, ये 18, ये 37, ये 17, ये 37, इसमें से कौन से दो एलिमेंट्स है जो आइसोटोप्स है, एक्स और वाई। देखो उनका एटॉमिक नंबर सेम है। कौन से दो एलिमेंट है जो आइसोबार्स है, वाई और जेड, क्योंकि उनका मास नंबर सेम है। समझा ये चीज। इसके सिवाय एक दूसरा क्वेश्चन ऐसे, कौन सा एलिमेंट है जिसका थर्ड शेल में 50% ऑफ सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो नहीं ये नहीं इससे नहीं है भाई, कौन सा एलिमेंट है या उसका एटॉमिक नंबर बता दो ऐसा। तो थर्ड शेल तक की बात चली गई है भाई, तो पहले दो तो फिल्ड है, तो पहले इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे इसमें इसका 50% है, तो कितना हो जाएगा, इसका 50% मतलब 4, तो 2 8 4 14 एटम है, वो सिलिकॉन हो रहा होगा। नहीं वो वाला बताओ जिसमें 50% नहीं 25% ही है, तो कौन सा हो जाएगा भाई लोग, 2 8, इसका 25% 2, तो 12th वाला मैग्नीशियम। ऐसा कुछ भी बनाएगा तुम कर सकते हो, सिर्फ ये ध्यान रखना इसके पहले के पूरे भरे हुए रहेंगे। गुड इनफ है। एक सेकंड गाइस, ये जो है वो मास वगैरह वाला वो बाद में। हाँ ये देखो ये जो M2O3 वो गलती से वाले इसमें आ गए क्वेश्चन, वो M2O3 अगर है ये तो M की वैलेंसी क्या हो रही होगी यहाँ पे 3। अब M का क्लोराइड फॉर्मूला है क्लोरीन के साथ, इसकी 3 इसकी 1, तो MCl3 रहेगी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, पक्का। छोटा सा एक हमारा वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं।